हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब जिस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है लाइफ प्रोसेसेस में सबसे लास्ट टॉपिक है। इसके पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पढ़ा था, अब हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। तो देखो एक्सक्रीशन की क्या बात है। हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं, एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने वाला जो काम होता है वो किसके थ्रू होता है? एक्सक्रीशन के थ्रू होता है। ओके, तो जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है गैसियस वेस्ट। वेस्ट में बात करें तो एक होता है गैसियस वेस्ट और एक होता है मेटाबॉलिक या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो गैसियस वेस्ट है, जैसे हमारी बॉडी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें तो ह्यूमन बींग्स में गैसियस वेस्ट होता क्या है? ह्यूमन बींग्स में हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा है कि जो गैसियस वेस्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बॉडी के बाहर निकल जाता है। एक ये वेस्ट हो गया। साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस की बात करें अगर हम, तो फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स में होता है उसमें भी गैसियस वेस्ट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू से, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है पर ऑक्सीजन बना है तो वो भी बाहर हो जाता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और रेस्पिरेशन के टाइम पर जो वेस्ट बाहर निकलता है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलेगा। ठीक, तो गैसियस वेस्ट को निकलने का जो तरीका होता है ऑर्गेनिजम्स में वो होता है फोटोसिंथेसिस इन केस ऑफ प्लांट्स, एंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो होता है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इवन एनिमल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर एक्सहेल आउट होता है। तो गैसियस वेस्ट तो ऐसे बाहर निकल गया, लेकिन एक और वेस्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट वो वेस्ट होता है जो हमारे बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को भी बाहर निकालना होता है। से फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है डाइजेशन। तो डाइजेशन से क्या होता है, हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है और वो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना होता है। ठीक है, तो कई बार वो वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकता है, जैसे कि यूरिया हो गया या फिर यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो क्या होता है एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन जो होता है उसमें वेस्ट को बाहर निकालना होता है, चाहे वो गैसियस वेस्ट हो चाहे वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो। तो क्या हुआ एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो हमने क्या चीज समझी? हमने समझी कि जो वेस्ट बॉडी से वेस्ट, एक्चुअली एक्सक्रीशन क्या होता है? वेस्ट एलिमिनेशन का काम होता है, वेस्ट एलिमिनेशन। और ये जो वेस्ट एलिमिनेशन होता है इसमें वेस्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है गैसियस वेस्ट और एक होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। गैसियस वेस्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। गैसियस वेस्ट कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस। गैसियस वेस्ट रिमूव करने का तरीका होता है फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बहुत क्लियरली पिछले लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा हुआ है। और नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको भी रिमूव करना होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट कह लो या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट कह लो, उसको भी बॉडी से निकलना होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट को भी बॉडी से निकलना होता है। तो क्या होता है एक्सक्रीशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, बेसिकली मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात यहाँ पर हो रही है, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और मेटाबॉलिज्म में क्या चीजें होती है? जैसे डाइजेशन है, वो भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसके थ्रू वेस्ट भी बनता है और ये वेस्ट जो होता है बॉडी से बाहर निकलना होता है। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो कि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। तो क्या हुआ? एक्सक्रीशन की डेफिनेशन हम लोग करें अगर स्टडी तो क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं।
अब अगर हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है, उनमें बहुत ही स्पेशलाइज तरीके से एक्सक्रीशन होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, वो सिंगल सेल के बने होते हैं। सिंगल सेल के बने होते हैं तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक, और बाहर के सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, चाहे वो पानी में हो चाहे वो एयर में हो, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा या फिर वेस्ट मूव करेगा, और डिफ्यूजन के थ्रू ही बॉडी सर्फेस से वेस्ट का एलिमिनेशन हो जाता है। ऐसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए या फिर कोई एनिमल्स हो गए, तो उनके केस में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे में जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये हमें पता ही है, इतना तो हम जानते हैं। हमारे बॉडी में जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं किडनी, ठीक है। तो अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफ्यूजन के थ्रू ही वेस्ट को बाहर कर देते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमने समझ लिया कि एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होता है, लेकिन एक्सक्रीशन प्रोसेस को करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है उसे कहते हैं किडनी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा, किडनी। हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से, चाहे वो कोई भी लाइफ प्रोसेस हो उसको हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में ही स्टडी करा है, चाहे वो न्यूट्रिशन रहा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम रहा हो, रेस्पिरेशन रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन रहा हो। अब ये एक्सक्रीशन है, तो एक्सक्रीशन भी हम किस में समझेंगे डिटेल में, एक्सक्रीशन जो हम डिटेल में समझेंगे वो हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग्स में। किडनी। अब किडनी का पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। किडनी का डायग्राम मैं आज आपके सामने बनाने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले किडनी में ये पहला किडनी है, ठीक, ये किडनी हुआ। अब यहाँ पर इस तरीके से, ये मैं बताती हूँ कौन सी चीज क्या है। और ये जो है यहाँ पर ऐसे इस तरीके से, और ये दूसरी किडनी है, ठीक। तो यहाँ से ये आया यूरेटर। ये बन गया किडनी का डायग्राम। अब यहां मैं समझ लो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां पर ठीक, अब इसको हम लेबल कर लेते हैं। ये है लेफ्ट किडनी, ये किडनी, ठीक। ये है रीनल आर्टरी, ये है रीनल वेन। दिस इज यूरेटर, दिस इज यूरिनरी bladder, this is urethra, this is aorta, and this is vena cava। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी के स्ट्रक्चर में देखो, ये जो लेफ्ट किडनी होती है थोड़ा ऊपर की तरफ होती है, और जो राइट किडनी होती है थोड़ा नीचे की तरफ होती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिवर अबव दिस किडनी।
अब ये जो किडनी है, किडनी में ये पेयर ऑफ किडनीज हुई, पेयर ऑफ किडनीज के साथ ये पेयर ऑफ यूरेटर, ये जो ट्यूब किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में जाके कनेक्ट हो रही है उसे कहते हैं यूरेटर। तो यहाँ पर एक पेयर ऑफ यूरेटर है, इधर भी एक यूरेटर है, इधर भी एक यूरेटर ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन करता है। तो किडनीज हुई, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरेटर किडनी से यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करने वाला यूरेटर ट्यूब, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये किडनी का एक स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये किडनी लोकेटेड कहाँ होती है? किडनी, ये हम जानते ही हैं, किडनी हमारे एब्डोमेन में लोकेटेड होती है। बैकबोन यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों साइड्स में एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये किडनी का स्ट्रक्चर हमने समझा। अब किडनी में क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, जो ये किडनी होती है, किडनी में बनता है यूरिन। ये यूरिन जो होता है यूरेटर ट्यूब के थ्रू जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो यूरिन जो होता है बॉडी से पास हो जाता है। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है? यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो किडनीज में होता है। जो किडनी हमें दिख रही है यहाँ पर यूरिन फॉर्मेशन होता है। अब ये यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन किडनी, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो यूरिन फॉर्मेशन किडनीज में होता है, ये क्यों होता है? क्योंकि पर्पस क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन का, कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट बनता है वो हमारे बॉडी से फिल्टर आउट हो जाए, उसके लिए यूरिन जो होता है किडनी में बनता है, किडनी में बनता है, राइट। अब यूरिन से जो वेस्ट बाहर जाता है, जो यूरिन में वेस्ट कलेक्ट होता है या फिर जो यूरिन बनता है, वो एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। नाइट्रोजनस वेस्ट में या तो यूरिया हो सकता है या तो फिर यूरिक एसिड हो सकता है, और ये जो वेस्ट होता है इसको किडनी के थ्रू बाहर करना होता है। जैसे हम लोग बात करें अगर गैशियस वेस्ट की, तो गैशियस वेस्ट जो बाहर होता है वो लंग्स के थ्रू बाहर होता है, राइट। तो लंग्स एक तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है ही है, पर गैशियस वेस्ट को बाहर कर रहा है, तो एक तरीके से वो भी एक एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, पर गैशियस वेस्ट बाहर होता है उसमें। लेकिन लंग्स में एक और चीज होती है कि वो ऑक्सीजन को लेता भी है, राइट। तो उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं कहते, उसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। लेकिन किडनी में क्या होता है, किडनी में सिर्फ एक्सक्रीशन का काम होता है, एक्सक्रीशन उसका जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वही यूरिन बनाता है, यूरिन में नाइट्रोजनस वेस्ट बनता होता है, और यूरिन जो होता है वो फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन से यानी किडनी के थ्रू बाहर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जैसे यूरिन, अब यूरिन जो बनता है वो किडनी में बनता है, लेकिन एक चीज और समझो, जो किडनी होती है ना उसमें उसमें क्या होता है, किडनी जो होती है उसमें देखो किडनी में क्या होता है कि अओर्टा के थ्रू हमने क्या समझा कि यहाँ पे यूरिन बनता है, यूरिन बनता है किडनी में, उसके बाद यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा में से बाहर पास आउट हो जाता है। लेकिन यूरिन बनने के लिए कुछ किडनी में कुछ आता भी तो होगा ना, तो अओर्टा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किडनी में। किडनी भी एक ऑर्गन है, किडनी को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो किडनी में अओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें ऑक्सीजन भी होता है और वेस्ट भी होता है, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या करता है, किडनी में जाता है, किडनी में जो वेस्ट होता है वो फिल्टर आउट होता है, फिल्टर आउट होने के बाद वो यूरेटर में जाता है, यूरेटर से जैसे मैंने बताया कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज होती है कि जो ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हमने समझा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन प्लस वेस्ट कैरी होता है। उसके बाद जब ये हो जाता है तो उसके बाद फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट पे जाना है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, ये जो रीनल वेन है, रीनल वेन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड जो होता है वो आउटा से रीनल आर्टरी से किडनी में जाता है, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रीनल वेन से किस में जाता है, वेना कावा में जाता है, वेना कावा से उसके बाद फिर वो हार्ट में जाता है, और फिर हार्ट से उसमें वहाँ पे हार्ट में जाता है, फिर हार्ट से वो जो पूरा सर्कुलेशन प्रोसेस होता है वो चीज़ें होती हैं, राइट। तो रीनल वेन से कहाँ जाएगा, रीनल वेन से डीऑक्सीजन ब्लड जो होगा वो जाएगा रीनल वेन में, रीनल वेन से जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से जाएगा हार्ट में। तो ये एक फ्लो चार्ट हम समझ लेते हैं यहीं पर। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, हम इसको यहाँ लिख देते हैं छोटा छोटा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अओर्टा में, अओर्टा से कहाँ जाता है,
अओर्टा से जाता है रीनल आर्टरी में, रीनल आर्टरी से कहाँ जाता है, किडनी में, किडनी में क्या होता है, यूरिन बनता है या कि फिल्ट्रेशन होता है, किडनी से फिर जाता है यूरेटर में, यूरेटर से कहाँ जाता है, यूरिथ्रा में, और यूरिथ्रा से फिर क्या होता है, इट इज द यूरिन इज पास्ड आउट, यूरेटर से जाता है यूरिनी ब्लैडर में, और यूरिनी ब्लैडर से फिर जाता है यूरिथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। ओके, तो ये क्या समझा हमने, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से किडनी, किडनी से फिर जाता है यूरेटर में, यूरेटर से जाता है यूरिनल ब्लैडर में, और यूरिनल ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू जो यूरिन होती है वो पास आउट हो जाती है। तो ये तो पहला ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में था। ओके, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है प्लस वेस्ट होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में तो ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसको भी हार्ट में जाना होता है। तो ये पहले जाएगा कहाँ पे, रीनल वेन में, रीनल वेन से जाएगा वेना कावा में, वेना कावा से जाएगा हार्ट में। तो इस तरीके से किडनी में सर्कुलेशन ऑफ जो ब्लड होता है, हार्ट जो ब्लड पंप करता है, वो ब्लड जो यहाँ पे आता है उसमें ऑक्सीजन तो होता ही होता है, साथ में वेस्ट होता है, और वो इस तरीके से मूव करता है। तो ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में है। ओके, तो हमने ये समझा। अब एक चीज और समझो, ये जो किडनी होती है ना, किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट्स पाई जाती है। किडनी में ऐसे ही नहीं फिल्टर होता है ब्लड, किडनी में गया फिल्टर हो गया, किडनी में कुछ यूनिट ऑफ किडनी होती है जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स। जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स में गैस कहाँ पे एक्सचेंज होता है, फिर कहाँ पे फिल्टर होता है, एल्वियोलाई में होता है। उसी तरीके से जो ब्लड होता है वो कहाँ फिल्टर होता है, वो फिल्टर होता है किडनी में। किडनी में भी कहाँ पर, किडनी में फिल्टर होता है यूनिट ऑफ किडनी जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट, और वो फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम होता है नेफ्रॉन। तो हम यहाँ बता देते हैं, इसी किडनी में होते, फिर दोनों किडनीज में क्या होते हैं, नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो होता है फिल्ट्रेशन यूनिट। सो व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट। नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। अब उस फिल्ट्रेशन यूनिट को हम यहाँ बनाते हैं, थोड़ा छोटा सा बनाऊंगी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, क्योंकि स्पेस थोड़ी कम बची है। तो मैं फिल्ट्रेशन यूनिट पहले आपको बता देती हूँ कैसी होती है। देखो, फिल्ट्रेशन यूनिट कुछ ऐसे होती है, ये है फिल्ट्रेशन यूनिट। ओके, देखो यहाँ गई, यहाँ पे यूनिट बनाया, फिर यहाँ से इट हैज बीन मूव्ड आउट। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट हुई। अब यहाँ पर होता है, यहाँ पर मैं लेबल करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, क्या मैं बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये इसका मूवमेंट यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से बाहर। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं। ठीक, तो देखो ये जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जो होता है इसे कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। क्या कहते हैं, बाउमन्स, BOWMANS, बाउमन्स कैप्सूल। ये बाउमन्स कैप्सूल जो होता है ये कप लाइक होता है, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। तो बाउमन्स कैप्सूल कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो दिख रहा है रेड दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, glomerulus is a bunch of capillaries। ओके, ये जो है ये है रीनल आर्टरी। यहाँ पे जो पोर्स दिख रहे हैं ये है पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन।
पोर्स ऑफ फिल्टरेशन। ये जो एंड हो रहा है ये है रीनल वेन। ये सब क्या है, रेड रेड, ये है कैपिलरी। और ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। क्या है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन है, ये यूनिट ऑफ किडनी है। क्या है, नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन यूनिट, जो हम यहाँ समझे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है बाउमन्स कैप्सूल। ये बाउमन्स कैप्सूल जो होता है ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, जहां से फिल्टर होता है जो भी लिक्विड या फिर जो ब्लड आता है, ब्लड जो होता है वो यहीं से फिल्टर होता है। यहीं से चीजें जो होती हैं, जो वेस्ट होता है वो फिल्टर आउट हो जाता है और बाकी चीजें फिल्टर आउट नहीं होती। ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो होता है ये बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, जो कि बाउमन्स कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। रीनल आर्टरी जो होती है, रीनल आर्टरी जो होती है वो रीनल आर्टरी जो होती है वो बाउमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पे पहुंचती है, और पहुंच के वहां से कैपिलरी में डिवाइड होती है आर्टरीज। कैपिलरी में डिवाइड होकर ये पूरा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको नेफ्रॉन का, एक्चुअली नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, और ये जो ब्लू जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट होता है। और कैपिलरीज जो होती है वो इसके चारों ओर, यानी कि ट्यूब्स के चारों ओर एक नेटवर्क बना लेती है। कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद ये कैपिलरीज जो होती है ज्वाइन करके रीनल वेन बना लेती है। ठीक, तो ये ट्यूबुलर पार्ट हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। अब होता क्या है कि जो एक्चुअली होता क्या है कि जब फिल्टर होता है ना, तो फिल्टर होने के टाइम पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि फिल्टर हो गई, मान लो जैसे ग्लूकोज फिल्टर हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट हो गया, पानी हो गया, ये फिल्टर तो होके कैपिलरीज में, नेफ्रॉन में चला गया। लेकिन क्या होता है कि इनकी फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। जब इनकी फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिल्टर हो गया है, तो क्या होता है कि वो कैपिलरीज में वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट, ये जो होते हैं नेफ्रॉन से वापस से कैपिलरीज में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि इनका यूरिन बनना जरूरी नहीं है। इनको यूरिन के जो पार्ट होते हैं या फिर जो यूरिन जिसका बना होता है उसमें इनका होना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इनका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, अगर ये फिल्टर आउट हो भी जाते हैं तो भी ये वापस से नेफ्रॉन से कैपिलरीज में चले जाते हैं, यानी कि वापस से हमारे ब्लड में आ जाते हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में तो यूरिन बनता है। यूरिन अगर ये यूरिन बन गया तो ये इसमें फिल्टर आउट हो गया किसी वजह से, तो ये इसमें ना, नेफ्रॉन में ना रहकर ये क्या होता है, कैपिलरीज में सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और दूसरी चीज ये होती है कि कैपिलरीज से कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि वापस इसमें जानी होती है नेफ्रॉन में, राइट। तो कुछ वेस्ट है, अगर कोई वेस्ट है, ठीक है, तो वो वेस्ट कोई नाइट्रोजनस वेस्ट है या कुछ भी है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा वो फिल्टर आउट, जो वेस्ट होता है, वेस्ट वापस से, कुछ वेस्ट है जो कि ब्लड में रह गया, तो वेस्ट जो होगा वो फिल्टर होकर किसमें आ जाएगा, नेफ्रॉन में आ जाएगा। तो वेस्ट जो होता है फिल्टर्स फ्रॉम कैपिलरी टू नेफ्रॉन, कैपिलरी से नेफ्रॉन में वेस्ट फिल्टर होके आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या रहा है कि सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है जो चीज वेस्ट नहीं होती है लेकिन यूरिन बनने के प्रोसेस में नेफ्रॉन में चली जाती है, तो उसका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है, वो वापस से कैपिलरीज में आ जाती है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है। लेकिन कोई वेस्ट में क्या होता है, वेस्ट में यही हो रहा होता है कि वेस्ट जो होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है, वो फिल्टर होता है कैपिलरी से, और कैपिलरी से फिल्टर होकर नेफ्रॉन में आ जाता है, तभी तो वो बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि नेफ्रॉन में ही यूरिन बनता है। किडनी में जो नेफ्रॉन होता है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, वहीं पर यूरिन बनता है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउमन्स कैप्सूल में पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में बात बताई थी। तो ये जो पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होते हैं ना, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। इसमें से सारी चीजों को फिल्टर नहीं होना होता है, जैसे आरबीसीज हो गए या फिर प्रोटीन्स हो गए,
ब्लड WBCs हो गए, तो ये जो होते हैं इनका जो साइज होता है ये बड़ा होता है। ये जो पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होते हैं इनके डायमीटर से इन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, RBCs का, WBCs का, प्रोटीन्स का। इसीलिए ये जो होते हैं ये फिल्टर आउट नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए ये भी तो ऐसा तो होना नहीं है कि भाई हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू RBCs और WBCs भी बाहर चला जाए, ब्लड ही बाहर चला जाए, ऐसा तो नहीं चाहिए होता है। हमें चाहिए क्या होता है कि जो चीजें वेस्ट है बस वो बाहर जाए। तो इसी हिसाब से इनका जो पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है उनका डायमीटर होता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ वो चीजें जाती हैं जिसका यूरिन फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होता है। तो ये पोर्स ऑफ फिल्ट्रेशन हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो ट्यूबुलर पार्ट है ना, ये ट्यूबुलर पार्ट जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट बना लेता है। ओके, तो नेफ्रॉन का जो ट्यूबुलर पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, और कलेक्टिंग डक्ट जितने भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स के जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो मिलकर ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करके वो ओपन कहाँ पर होते हैं, यूरेटर में ओपन हो जाते हैं। कहाँ पर ओपन होते हैं, यूरेटर में ओपन होते हैं। ये नेफ्रॉन का जो कलेक्टिंग डक्ट आपको दिख रहा है ना, ये सारे कलेक्टिंग डक्ट जो डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी में, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स के जो कलेक्टिंग डक्ट होते हैं वो सारे मिलकर यूरेटर में ओपन होते हैं, और यूरिन जो होता है यूरेटर में जाके फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर में पहले क्या होता है, यूरिन कलेक्ट होता है। यूरिन कलेक्ट होता रहता है जब तक प्रेशर इतना नहीं बन जाता है दैट अ पर्सन फील्स एन अर्ज टू पास आउट द यूरिन थ्रू यूरेथ्रा, तब तक यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रह सकता है। और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से वो नर्वस कंट्रोल के अंडर में होता है। इसीलिए अगर यूरिन का अर्ज हमको आता भी है तो भी हम उसको चाहे ना चाहे कंट्रोल कर पाते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अभी से इफ आई एम फीलिंग लाइक पासिंग आउट और फीलिंग लाइक यूरिनेटिंग, तो अगर 5 मिनट हम रुकना चाहें तो हम रुक सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑटोमेटिकली यूरिन पास होती है। वाई? क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है वो नर्वस कंट्रोल के अंदर में होता है, इसलिए हमारे कंट्रोल में होता है कि हम अपने अर्ज को कंट्रोल कर पाए कि ना कर पाए। तो क्या हमने समझा कि यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये जो होता है अंडर नर्वस कंट्रोल होता है, अंडर नर्वस कंट्रोल। तो हमने इस वाले टॉपिक में काफी सारी चीजें समझ ली। सबसे पहली चीज हमने समझी कि एक्सक्रीशन के बारे में। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एक्सक्रीशन, कि एक्सक्रीशन होता है तो उसमें कौन कौन सा वेस्ट होता है जो कि एक्सक्रीटेड आउट होता है। उसके बाद फिर हमने समझा कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने समझा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सक्रीशन हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रॉपर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे कि किडनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात हमने करी, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमने समझा कि किडनी ह्यूमन बीइंग्स में कैसा होता है। ओके, हमने यहाँ पे किडनी का डायग्राम समझा, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जो होते हैं वो किडनी का पार्ट होते हैं। उसके बाद फिर हमने समझा कि किस तरीके से यूरिन बनना क्यों जरूरी होता है, और यूरिन जब बनता है तो उसमें किस तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिन के थ्रू हम अपने बॉडी से बाहर करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह आते हैं। उसके बाद हमने एक और चीज समझी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किडनी के थ्रू कैसे मूव करता है, और किस तरीके से वेस्ट को बाहर करने में हेल्प करता है, और वापस से किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो किडनी से हार्ट की तरफ जाता है। उसके बाद हमें समझा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इट इज अ फिल्ट्रेशन यूनिट, यानी कि यूनिट ऑफ किडनी होता है, जो कि किडनीज के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं इनमें जाके यूरिन बनता है। और यूरिन बनने के बाद फिर यहाँ पे हमने नेफ्रॉन के बारे में समझा, यूरिन बनता है। और कलेक्टिंग डक्ट जो होता है नेफ्रॉन का, वो कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो कहाँ ओपन होता है? यूरेटर में ओपन होता है। अगेन वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाता है। और ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है दैट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर व्हिच इज अंडर नर्वस कंट्रोल, देयरफॉर वी कैन कंट्रोल आवर अर्ज टू यूरिनेट।
सो दैट इज ऑल फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हमने समझा और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स हमने समझा। इसके बाद हमारे लाइफ प्रोसेस का एक्सक्रीशन खत्म होता है, लेकिन इसके बाद दो चीजें और हमें समझनी है, एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। So that is what we are going to discuss in the next videos. This is all for this video. Thanks for watching and please do not forget to like, share and subscribe.